गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर हिस्ट्री का। पहला चैप्टर है ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग एंशिएंट टाइम से। तो हमने कल जो है पहला एक वीडियो किया था जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वापस बेसिक्स से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। बेसिक्स इंपॉर्टेंट है इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री वो कब से है? सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, तो उसकी जो डेट्स है किस तरह से बैकवर्ड जाती बीसी और एडी, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड जो होता है 3250 बीसी से 1500 बीसी, इस तरह से वहाँ तक। फिर वैदिक पीरियड जो है वापस शुरू होती है 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक पीरियड में अगर हम वापस आते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं ऋग वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक पीरियड जो शुरुआत होती है 1500 बीसी से 1000 बीसी। वेद बोला जाता है उसको। लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी दूसरे पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, जिसे वर्ना सिस्टम के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे 1000 बीसी से 600 बीसी, इसी हिसाब से सोसाइटी को वर्ना सिस्टम में सोसाइटी को भी डिवाइड किया गया था। सोसाइटी को नाउ वर्ना सिस्टम में जहाँ पे उन्होंने सोसाइटी को कितने भाग में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था? ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय। तीसरा था वैश्यास एंड फोर्थ था शूद्रा। उसके सबसे लास्ट में होते थे जो अनटचेबल्स होते थे। इसी तरह से फिर उसके बाद आता है हमारा महाजनापदस। महाजनापदस जो कहा गया कि एंशिएंट हिस्ट्री में उस समय 16 महाजनापदस थे जो बहुत बड़े बड़े थे, और उसी महाजनापदस के समय में ही जब ये डेवलपमेंट हो रहा था उसी डेवलपमेंट के थ्रू 2 रिलीजियस का डेवलपमेंट भी हुआ था, वो जो था जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर जो महाजनापदस किसे कहा जा रहा है? तो महाजनापदस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महाजनापदस जो है जो बिग एरिया है, जो बिग राज्य है, एक साम्राज्य है जो धीरे धीरे स्मॉल एरिया से ज्वाइन होते होते वापस बड़ा हो जाता है, उसको महाजनापदस कहा जाता है, जो अब अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से याद रखना, एंशिएंट हिस्ट्री जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस, उसका डेट याद रखना है। फिर वैदिक पीरियड में उसका डेट याद रखना है आपको 1500 बीसी से। फिर वैदिक पीरियड को डिवाइड किया था ऋग वैदिक पीरियड और बाद में लेटर वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर महाजनापदस में 16 महाजनापदस है, और इसी महाजनापदस के अंदर जो है 2 रिलीजियस का जन्म हुआ था, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। अब हम आके आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर उसी समय कितने सारे राज्य जो है डेवलप हुए थे, कितने सारे डायनेस्टीज़ जो थे, उसके बाद 1 बाय 1 आते गए। तो सबसे पहला जो था डायनेस्टी वो था, अब डायनेस्टी के बारे में तो आपको पता है कि डायनेस्टी किसे कहते हैं। डायनेस्टी जहाँ पे एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी राज्य, इस तरह से उसको डायनेस्टी के नाम से कहा गया था ना। हरियाणा डायनेस्टी जो है, हरियाणा का डायनेस्टी, सुशांक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शांगा डायनेस्टी एंड कामा डायनेस्टी, इन सभी के डायनेस्टी के सामने उनके रूलर्स के नाम है जो बाद में आते गए। जैसे हरियाणा का डायनेस्टी में बिंबिसारा है, अजंता सेतु है, शशांक का है, महाजना, इस तरह से अलग अलग जितने सारे जो नाम है ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे सारे। इसको सही से ध्यान से याद रखना क्योंकि 1 वर्ड्स के इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। बनाओ। उसके बाद हम आएंगे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक में डेमेटस, मिलेनस, मेनांडर्स, साका, मोसेस, अजीज़, रुद्रा, दमन, सतवाहना, शिमुका, गौतमी, बुत्रा, सताकर्णी, इस तरह से अलग अलग रूलर्स जो है एक के बाद आते गए। इस तरह से इसको डायनेस्टी के नाम से किया। चेरस, कुशानस एंड वाताका ऑफ द डेक्कन एरिया। तो इस तरह से इतने सारे रूलर्स जो थे इन्होंने रूल किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद इस तरह से ये सारे रूलर्स 1 बाय 1 आते गए। फिर उसके बाद आया गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर्स आया। तो श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, हर्षवर्धना, चालुक्य, पल्लवस ऑफ कंची, पांडवस ऑफ मदुराई एंड चोला। तो सारे डायनेस्टीज़ है। उसके बाद फिर कौन आया? गुर्जरा, प्रतिहारा, नागाभट्टा, वात्सराजा, पालास, गोपाला, धर्मपाला, राष्ट्रकूटास, नंदीदुर्गा, कृष्णा फर्स्ट, सेना डायनेस्टी, फिर चौहान। उसके बाद फिर आई चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर।
शिमा राजा एंड पृथ्वीराज चौहान, इस तरह से ये शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे धीरे धीरे इसके बाद दिल्ली सल्तनत इसके बाद आ जाती है। तो इसी तरह से इतने सारा जो पृथ्वीराज चौहान आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, इसके बारे में 1192 में जो जिस तरह से उसका अंत हुआ था, और 1206 से दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट हो गई थी। तो इसी तरह से इस तरह से एंशिएंट्स जितने भी हमने डेट्स पढ़े, ये डेट्स आपको याद होना चाहिए थोड़ा, ताकि ये डेट्स याद हो जाए तो आपको इजी हो जाएगा लर्न करने में कि उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, उन सब के 1 by 1 क्लिक करके इस तरह से ईजी हो जाएगा, लिंक हो जाएगा कि इसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टी, कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया था। तो उसको एक बार आप आराम से अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको ईजिली हो जाए। और ये सभी हम इसके बारे में, इस चैप्टर के अंदर इन सभी के बारे में हमें इनको पढ़ना है 1 by 1। तो इसी तरह से ये बेसिक जो था इसको इसलिए बताया गया आगे। अब हम इसके बाद चैप्टर्स के अंदर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। अब आते हैं चैप्टर्स के अंदर, इंट्रोडक्शन आता है। तो इंडिया को सबसे पहले देखा जाए, इन अर्लियर टाइम इंडिया वाज बीन कॉल्ड एज विश्व गुरु एंड द गोल्डन बर्ड। आपने पढ़ा भी था ऑलरेडी, क्लास 9th में और 8th में भी पढ़ा हुआ था कि किस तरह से इंडिया जो था इसे गोल्डन बर्ड के नाम से कहा गया था। और विश्व गुरु जहाँ पे मोस्टली जितने नॉलेज, जैसे आपने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ी थी आवर ग्लोरियस प्राइड, तो इस तरह से आवर प्राइड, जहाँ पे कितने सारे जो हमारे डॉक्टर्स, जिस तरह से सबसे पहला हमारा जो सर्जन थे, फिर एग्रीकल्चर्स के बारे में हमें बताया गया, पोएट्स थे, तो इतने सारे जो हमारे टीचर्स थे जिसने नॉट ओनली इन इंडिया बट दे हैव बीन गिवन नॉलेज टू द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इसी कारण कहीं ना कहीं इंडिया को विश्व गुरु के नाम से कहा जाता है। अ गोल्डन बर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इंडिया वॉज अ फुल एंड फ्लरिश, जहाँ पे हर चीज़ों से, जिसके कारण बाहर से लोग इंडिया के अंदर आए थे। तो यहाँ पे 1206 के अंदर क्या देखा हमने, 1206 से दिल्ली सल्तनत जो था उसका स्टैब्लिशमेंट, उसका साम्राज्य शुरुआत हो चुकी थी। तो इसी तरह से इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड द थॉट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। तो ये यहाँ पे जो है इंडियंस, जिस तरह से विश्व गुरु कहा जाता है गोल्डन बर्ड, साथ साथ वासुदेव कुटुंबकम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या मानते हैं इंडियंस कि इनका जो पूरा जो वर्ल्ड है ये सभी उनके कुटुंब है, मतलब उनके सारे अपने कुटुंब, जिसको बोलते हैं अपने रिश्तेदार बोलते हैं, अपने रिलेटिव बोलते हैं, जिसके लिए हम उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। तो इसीलिए इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचता है, इसीलिए इसको वासुदेव कुटुंब कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे कि those overseas region which were controlled and influenced by Indians were known as दीपांतर। नाउ ये दीपांतर किसे कहा जाता है? दीपांतर वो एरिया है जहाँ पे इंडियंस जो ओवरसी एरिया, समुद्री एरिया जो इंडिया विच वॉज कंट्रोल, जहाँ पे इंडिया का जो अपना मेन लैंड है उसके अलावा जो लैंड है समुद्र में, ज़मीन के सीज़ में, ओवरसीज़ में, तो वो जो कंट्रोल किया जा रहा है इंडियन जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीपांतर। जैसे हम लोग आज क्या बोलते हैं उसको? आइलैंड बोलते हैं। तो इसी तरह से वो राज्य जो है जो कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया के थ्रू ओवरसीज़ रीजन्स के अंदर, तो उसको दीपांतर के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है स्मॉल जो वन वर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको ध्यान रखना है कि विश्व गुरु व गोल्डन बर्ड्स किसे कहा था है? इंडियन को अर्लियर एंशिएंट इंडियंस को जो इस तरह से नाम दिया गया था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते। इंडिया जो थे नॉट ओनली हमारे नेबरिंग्स थे, बट हमने इंडिया जो थे इंडियंस ने कहाँ कहाँ रीच किया था? इंडिया दे हैव रीच मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बोर्निया, जापान, और इसके और भी अलग अलग एरिया में सेंट्रल एशिया तक पहुँचे थे। किसके थ्रू पहुँचे थे? थ्रू पावरफुल शिप्स के थ्रू पहुँचे थे। एंड दे हैव स्टैब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर ओवर देयर। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? पॉलिटिकली साम्राज्य, अपना राज्य स्थापित की, अपनी कल्चर जहाँ पे वो डिपिक्ट होती थी, दिखता था कि हाँ ये कौन सी, देख के ही समझ में आता था ये राज्य जो है किसी इंडियन द्वारा ही बनाया गया है। इसके बारे में आपने क्लास 9 में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में कि कितने सारे राज्य थे जो ग्रेट इंडिया के नाम से कहा जाता था इंडिया के नेबरिंग एरिया को। तो इसी तरह से इन द सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन वे आर प्रिविलेंट, इस तरह से उसके बाद आया। तो वैदिक जो था, वैदिक को कहा जाता है जैसे वेदास, तो जितना सारे वैदिक में एरा के अंदर जो वेदास है हमारा, वेदास जो है
नॉलेजेबल, उसको कहा था स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसमें कितने सारे वेद हैं, 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस तरह से जितने सारे हमारे 4 वेद है। इसको क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ, जितना भी नॉलेज हमें मिला, जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, वो वेद के थ्रू हमें मिल चुकी थी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। नाउ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स resulted into decline of old tribal system and small जनपदस were replaced by large जनपदस। तो इसी तरह से जब धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो जो ट्राइबल्स थे ग्रुप्स वो धीरे धीरे टूटने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट कटने लगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो गई, इंडस्ट्री, तो वो लोग ने एक फिर लास्ट में ट्राइबल ग्रुप्स क्या हो गए, एक ग्रुप में बनने लगे, और धीरे धीरे वो स्मॉल ग्रुप से जो थे एक लार्ज ग्रुप में बन गए। तो स्मॉल जनपदस बन गया लार्ज जनपदस, और बाद में 16th सेंचुरी में ये जनपदस जो था रिप्लेस हो गया महाजनपदस में। ठीक है, तो 16th सेंचुरी मतलब 500 से 600 BC एडी के अंदर जिसके अंदर जो था वो महाजनपदस का जन्म हुआ था। तो ये मैप है, आपको बुक में भी मैप मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारे जो 16 महाजनपदस है, ये सब मत्स्य, सुरसेना, अवंती, ये सारे जो है चेड़ा, मगध, काशी, ये सारे नाम जो है ये आपको मैप में, बुक में मिल जाएगा। तो सबसे जो एंशियंट टाइम में जो महाजनपदस थे वो कितने थे हमारे, ड्यूरिंग ऑन दैट टाइम 16 महाजनपदस, जो जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। और ये डिस्क्राइब किस में कहा गया, कौन सी बुक में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। ये यहाँ पे क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदस जो है कौन सी बुक्स में लिखी हुई है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक में लिखी गई है, अंगुत्तर निकाय इसके अंदर लिखी गई है। तो इसी तरह से ये इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको इसको याद भी करनी है। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबको पेंसिल से टिक कर लेंगे, ईजी हो जाएगा। अब आता है सब ऑफ द इम्पोर्टेंट महाजनपदस, कौन कौन सी महाजनपदस जो है इम्पोर्टेंट थी। जैसे मगध का कैपिटल कौन सा था, राजगृह, विवास्या, इस तरह से इनके जो है कैपिटल्स है। आपको बुक्स में सारे के सारे चार्ट्स दिख जाएंगे, आप वहाँ से लर्न कर लेना। अब यहाँ पे जो थे दिया 2 टाइप्स ऑफ महाजनपदस, एक था मोनार्चीज और दूसरा था रिपब्लिक। मोनार्चीज जहाँ पे किंग कंट्रोल करता था, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता था, किंग का होता था, किंग की ही चलती थी। और दूसरा जो था रिपब्लिक जैसे आपको पता चल जाती है कि यहाँ पे मोस्टली पीपल्स व्यू होती थी, जनता से सुना जाता था, जनता के बारे में जनता के थ्रू ही रूल किया जाता था। तो इसी तरह से इसको जो है डिवाइड किया था महाजनपदस को। तो ये जो थे पहले वाले जो थे वो मोनार्चीज के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे, और जो दूसरे वाले थे वो रिपब्लिक्स के थ्रू कंट्रोल, जैसे शाका, मालाबास, लाचीवा, विदिशास, ये सारे जो थे ये रिपब्लिक वाले थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें आपको याद। फिर आता जो 16 हमने पढ़ा था अभी, 16 महाजनपदस, ये उसके चार्ट्स हैं। तो ये चार्ट आपके पास बुक में भी मिल जाएंगे, बुक के थ्रू सब कुछ उसके साथ लिखी हुई है, सामने उसकी कैपिटल्स लिखी हुई है, और उसको मॉडर्न टाइम में वो एक्चुअली कहाँ पर है ये भी उसका वो मेंशन किया गया बुक में। तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स के जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आता है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे इसके थ्रू नोट्स बनाना भी शुरू करोगे। नाउ अब आता है कि जो महाजनपदस है, राजस्थान में कितने सारे जनपदस थे। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क्स का कि डिस्क्राइब द मेजर महाजनपदस ऑफ राजस्थान। तो ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आता है इसी टॉपिक पे। तो इसी तरह से सोच लो, ये आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर भी इसी में आ गया। मेनी जनपदस इमर्ज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। तो जिस तरह से हमने देखा जनपदस का जन्म कैसे हुआ, ट्राइबल ग्रुप्स टूटते गए, फिर स्मॉल जनपदस से लार्ज जनपदस, और लार्ज जनपदस इवॉल्व इनटू अ महाजनपदस। तो इसी तरह से वैदिक सिविलाइजेशन के समय में से ही शुरुआत हो गई थी, और इसी तरह से महाजनपदस का जन्म होना शुरू हुआ। अब जैसे ट्राइबल्स ग्रुप जो थे वो टूट रहे थे, या फिर ट्राइबल्स ग्रुप जब क्योंकि जंगल कट रही थी, और जंगल कट के फिर जब उनके पास जंगल, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो वो एरिया ढूंढ रहे थे। तो उसी तरह से राजस्थान में बहुत सारे आसपास के ट्राइबल्स जो थे वो राजस्थान में भी आ गए। तो इसी तरह से जब वो इधर से अपने अपने एरिया को छोड़ के, जंगलों को छोड़ के अपना एरिया ढूंढ रहे थे, घर ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ जाएंगे। तो इसी तरह से ट्राइबल्स जो थे वो इमर्ज करते करते, घूमते घूमते इकट्ठा होने लगे एक एक जगह में, और इस तरह से उन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से देखा गया कि राजस्थान में भी जो ट्राइबल्स ग्रुप्स आए थे वो कहाँ से आए थे, पंजाब से। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन राजस्थान मेनी ट्राइबल्स ग्रुप्स फ्रॉम पंजाब।
पंजाब तो कौन से क्या नाम था उसका, लाइक मालव, शिवी, अर्जुनयन, ये सारे जो थे ट्राइबल्स ये पंजाब से आए थे और दे रिच्ड हियर। अब ये क्यों आए थे, क्योंकि वहाँ पे कौन आया था, तो ये राजस्थान मतलब पंजाब से राजस्थान के अंदर गए। और ये वहाँ इसलिए गए क्योंकि उस एरिया में पंजाब में किसने परेशान किया उनको, ग्रीक इन्वेशंस, क्योंकि वहाँ पे कब्ज़ा हुआ ग्रीक का, तो जिसके लिए उन्होंने उस एरिया को छोड़ के वो राजस्थान में आ गए एंड दे सेटल्ड ओवर दिया और वो बस गए। तो इसी तरह से उन्होंने क्या बना दिया, जनपदस बना दिया। तो धीरे धीरे इसी तरह से जनपदस का जन्म होना शुरू हो गया। दिस ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्म द जनपदस इन राजस्थान। तो इसी तरह से ये पंजाब के ट्राइबल्स राजस्थान में आए और उन्होंने यहाँ पे एक जनपदस बनाया। तो इसी तरह से ये आपको ध्यान में रखना है धीरे धीरे। अब आता है राजस्थान में कितने सारे जनपदस थे, यहाँ पे मेन जो था मेजर वो 4 था। तो ये याद रखना, कभी कभी इसके लिए पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में भी। तो कितने जनपदस है, 4 है, जंगल, मत्स्य, सुरसेना है, शिवी, ये 4 जो है जनपदस है। अब आते हैं, अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। जंगल, अब ये जंगल जो है कहा जाता है कि इन महाभारत पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर जो है एंड जोधपुर, इसे कहा जाता था जंगलादेश। ठीक है, तो इसी को कहा जाता था जंगलादेश। तो जो आज प्रेजेंट बीकानेर और जोधपुर है, इन्हीं एरिया को ही जंगलादेश के नाम से कहा गया था। अब इसका कैपिटल क्या था, तो इसका जो कैपिटल्स था वो था अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर जो है वॉज इट्स कैपिटल एंड विच वॉज प्रेजेंटली कॉल्ड नागौर। तो आज ये कहाँ पर है कैपिटल, अहिच्छत्रपुर जो है वो आज कहाँ है, नागौर में। नागौर आपको पता है कहाँ पर है। इसी तरह से इसका राजा कौन था, द किंग ऑफ बीकानेर जो थे वहाँ पर, हु वॉज द ओनर, क्योंकि वो उसने बनाया था, वो एरिया उसका था, तो उसको क्या, हु वॉज द ओनर ऑफ द जनपदस वे कॉल्ड हिमसेल्फ एज जंगलाधर बादशाह। तो इस तरह से उसको उन्होंने नाम दे दिया था, अपना नाम करवाया था, जिस तरह से जंगलाधर बादशाह। ये चीज़ें जो है इसके बारे में जो है जय जंगलाधर इंस्क्राइब भी किया गया था, एक पत्थर में इंस्क्राइब करके बीकानेर के वहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया था सिंबल के थ्रू, और उसमें ये लिखा भी गया था जय जंगलाधर, मतलब ये उसके बारे में, राजा के बारे में था। तो ठीक है, इसी तरह से ये था हमारा जंगल के। अब ये जंगल जो थे प्रेजेंट याद रखना कहाँ पर थे। ठीक है, अब बीकानेर, जोधपुर, इस तरह से इस प्रेजेंट एरिया में जंगलादेश के नाम से बोला गया था। और इसका कैपिटल क्या था, अहिच्छत्रपुर, और इसका वो प्रेजेंट अभी आज कहाँ है, वो नागौर में है। इसका राजा जो था, उसका जो ओनर था, उसको नाम क्या गया था, जंगलाधर बादशाह। और इसको इंस्क्राइब भी कहा गया था कहाँ पे, बीकानेर के स्टेट के अंदर इसको इंस्क्राइब भी किया गया पत्थरों में, जय जंगलाधर करके उसको इंस्क्राइब भी किया गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरा वाला जो है मत्स्य। अब मत्स्य जो है कहाँ पे है, द रीजन सराउंडिंग द प्रेजेंट जयपुर, जो जयपुर है आज हमारा प्रेजेंट, आसपास के पूरे एरिया को वे कॉल है मत्स्य महाजनपद। तो उस एरिया को, पूरा एरिया को मत्स्य के नाम से कहा गया था। और इसका एक्सपेंशन ही बढ़ता गया। ये कहाँ से बढ़ता गया, सराउंडिंग हिल्स, चंबल, पूरा आसपास के चंबल और जंगल रीजन ऑफ सरस्वती रिवर्स की, जहाँ तक क्योंकि सरस्वती रिवर्स आपको पता है कि राजस्थान में उनका एंट्रेंस था, फिर बाद में वो लुप्त हो गई थी। तो इसी तरह से उस पूरा एरिया जो था वो मत्स्य के अंदर ही था। ठीक है, तो अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसके साथ साथ अलवर और भरतपुर का भी कुछ अंश जो था, जो कुछ एरिया जो था वो भी उसके अंदर था ना। विराटनगर जो था उसका कहा गया, विच इज़ प्रेजेंटली नोन एज बैरात, वॉज इट्स कैपिटल। तो उसका कैपिटल हुआ करता था विराटनगर, जो आज बैरात करके नाम है वो जगह, उस समय वो मत्स्य का कैपिटल हुआ करता था। इन द बिगिनिंग इट वॉज बिन कॉल्ड, इट वॉज अ पार्ट ऑफ चेदा स्टेट एंड लेटर बिकम अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। तो कहा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बाद में क्या हुआ कि बिगनिंग में तो यह इसका हिस्सा था, चेदा स्टेट का हिस्सा था, बाद में इट बिकम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर का ये जो है पार्ट हो गया था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको है इसके बारे में सभी, जैसे 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इस तरह से डिटेल्स में पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे आगे हमने जो स्लाइड डिस्कस करे, आप इसका भी नोट बना सकते हो, तो आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। इस तरह से 4 मार्क्स के आंसर्स तैयार हो जाएंगे। बाद में मैं जो है क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी, लेकिन इस तरह से आप भी अपने तरह से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा जो हमने पढ़ा हुई महाजनपद, वो हमारा
मत्स्य है। और इसका कैपिटल कहाँ था? विराटनगर, जो प्रेजेंट बेरात। और ये बिगनिंग कहाँ था? चेरा स्टेट में था, और बाद में ये क्या हो गया? मगध का एक उसका एम्पायर में इंक्लूड हो गया। फिर अब आता है तीसरा में सुरसेना। सुरसेना जो है वो कहा जाता है कहाँ पे? मॉडर्न ब्रिज रीजन। जो ब्रिज है, ब्रिज भूमि जहाँ पे बोला जाता है, यूपी में आता है मथुरा। तो उस समय ये मथुरा जो था उसका मथुरा वॉज इट्स कैपिटल। ठीक है, तो ये महाभारत में भी पूरा डिस्क्राइब किया गया था इसके बारे में कि सुरसेना जो है कहाँ पर है। मॉडर्न ब्रिज एरिया के पूरा रीजन जो है, ब्रिज का पूरा वो एरिया, मथुरा जो है इसका कैपिटल है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इवन महाभारत में भी इसके बारे में चर्चा किया गया। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू महाभारत ऑल्सो कि उस एरिया में जो रूल करते थे वो कौन था? यादव या फिर यादव डायनेस्टी उस एरिया में रूल किया था, उस रीजन में उन्होंने रूल किया था। तो उसको यादव या फिर यादव डायनेस्टी के रूल नाम से भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसी तरह से सुरसेना जो है हमारा राजस्थान के अंदर तीसरा जो महाजन प्रदेश है, वो मॉडर्न ब्रिज रीजन जो है सिचुएटेड, वो पूरा एरिया उसका था। और उसका उन्होंने कैपिटल बना के रखा था मथुरा को। और उसके साथ साथ महाभारत में भी इसके बारे में डिस्कस है। फिर हम आते हैं सुरसेना में कौन कौन सी और भी एरिया जो है इंक्लूड था। वो भरतपुर भी था, कुछ एरिया भरतपुर का, धौलपुर का, अलवर का, करौली डिस्ट्रिक्ट जो था वो भी उसके अंदर था। वे अंडर सुरसेना जनपद के अंदर था। अब आता है यहाँ पे वासुदेव सन्स लॉर्ड कृष्ण वॉज एसोसिएटेड विद दिस जनपद। कहा जाता है कि वासुदेव जो संत है उसके लॉर्ड कृष्ण के, वो भी उसके साथ एसोसिएट, बस ये मानना है लोगों का। अब आता है नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो है शिवी जनपद जो है महाराष्ट्र राजस्थान का महाजनपद के अंदर फोर्थ जो है शिवी है। शिवपुर कैपिटल होता था शिव का, शिवी जनपद जो प्रेजेंटली कहाँ पे? शरकोट इन पाकिस्तान। तो शिवपुर कहाँ है? शरकोट में है, और वो आज कहाँ पे है? प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है ना। यहाँ पे जो ट्राइबल्स थे, शिवी ट्राइब्स, ये कहाँ से आए थे? ये भी वापस पंजाब से आए थे, साउथ पंजाब से, और मूव टू मेवाड़। ये मेवाड़ उदयपुर, वो उदयपुर जो रीजन है मेवाड़, ये एक्चुअली मेवाड़ रीजन मतलब उदयपुर वाला एरिया जो है वो उसे मेवाड़ रीजन के नाम से जाना जाता था। तो ये जाके वहाँ पे बस गए। तो शिवी ट्राइब जो थे पंजाब के, साउथर्न पंजाब के, वो कहाँ गए? मेवाड़ रीजन्स। मेवाड़ रीजन्स में वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पर अपना एक जनपद बनाया। तो इसी तरह से ये शिवी फॉर्म हुई। नागारा ये था सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़, वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपदस। तो ये जो है नागारी कौन था? ये एक कैपिटल था इनका, शिवी। ठीक है, और वो चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर वो चित्तौड़गढ़ में है। तो अब आता है यहाँ पर शिवी जो है, यहाँ पर देखा गया शिवी कॉइन भी मिला था। हैज़ बीन एक्सकवेटेड फॉर मेनी प्लेसेस ऑफ मेवाड़। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की इस एरिया की तो उनको क्या दिखा? उनको कुछ कॉइन मिली, और वो कॉइन जो थी जिससे उनसे पता चला कि यहाँ पर क्या कौन था, किस तरह से थे। 5 केव एडिट्स मिला उनको, अलग अलग 5 केव्स भी मिले, और जिसमें लिखी हुई थी ब्राह्मण स्क्रिप्ट। उसमें कौन सी भाषा में लिखी थी? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और ये कहाँ मिला? मंदसर में मिला गया था। इस तरह से उनके बारे में विच टेल्स अबाउट द एक्सपेंशंस। ये किसके बारे में बताया जा रहा था? ये किसके बारे में बताया जा रहा था? एक्सपेंशन उसके बारे में बताया जा रहा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ द जनपदस। तो इस तरह से हम नेक्स्ट अब आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपदस, कि महाजनपदस को कंट्रोल कौन कर रहा था, किस तरह से वो कंट्रोल होता था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वॉज इन द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज किसे कहते हैं? पैसे वाले, रिच फैमिली को कहा जाता है एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़। ना यहाँ पे संथागारा सभा, ये संथागारा सभा वो जो था वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ही बिलोंग कर रहे थे, वॉज द जनरल असेंबली। तो संथागारा सभा जो बनाया गया था, मतलब मान लो एक पार्लियामेंट बना दिया गया जिसे हम लोग असेंबली, जनरल असेंबली मान लेते हैं, वो था। तो वॉज दिस जनपदस। तो ऑफ दिस जनपदस जो था इन्होंने एक असेंबली बनाई जिसका नाम दिया संथागारा सभा। और ये कंट्रोल, और कौन कंट्रोल कर रहा था? रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ही थी उसकी मेंबर्स। ठीक है, तो ये मैनेज और इसको देखना, इसके बारे में काम करना, तो ये कंट्रोल कौन करता है? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। दीज रिप्रेजेंटेटिव
तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव थी संतागरा सभा की, मैनेज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ द संतागरा। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो थी वो पूरी मैनेज कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ संतागरा सभा। तो यहाँ पर सिंपल है कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो पैसे वाली फैमिली थी उन्होंने एक सभा बनाया, क्या नाम दिया, संतागरा सभा, और जिसे हम जनरल असेंबली के नाम से भी बोल सकते हैं। अब इस जनरल असेंबली को कंट्रोल कौन कर रहा था, वो खुद ही इन्होंने अपने ही रिप्रेजेंटेटिव बना दी, अपने ही कोई लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और उन्होंने उनको दे दिया वहाँ पे काम करने के लिए। तो इसी तरह से अब यहाँ पे मेंबर कोड एक्सप्रेस, अब यहाँ पे जो मेंबर्स जिन्होंने अपॉइंट किया था दे कैन एक्सप्रेस द ओपिनियंस। जब वो ओपिनियन एक्सप्रेस करते थे अपना तो उसको क्या बोला गया, स्पेसिफिक इश्यूज़ के बारे में अनाविरुद्ध। तो ये अनाविरुद्ध जो है किसे कहा जाएगा, व्हेन द मेंबर एक्सप्रेस द ओपिनियंस ऑन अ स्पेसिफिक इश्यूज देन दे वे आर कॉल्ड एज अनाविरुद्ध। ठीक है, द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट वे आर वोटेड। अगर कोई टॉपिक होता था डिस्प्यूट की जिसमें बहस होती थी तो उसके लिए वो लोग वोट करते थे कि चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो कहा गया संतागरा वॉज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपदास। तो इसमें देखा गया कि जनपदा के अंदर संतागरा जो था सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सभा थी जो सारा काम करता था। फिर हम आते हैं यहाँ पर वापस से एक बार कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो थी उन्होंने कंट्रोल किया इस तरह से। अब अनाविरुद्ध क्या थी, अनाविरुद्ध क्या है, अनाविरुद्ध है कि मेंबर ऑफ संतागरा कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं सर्टेन इश्यूज़ के अंदर, तो इसे कहा जाता था कि अनाविरुद्ध ना। अब ये जो महाजनापदस है वो डिक्लाइन हो गई, क्यों डिक्लाइन हुई, क्या रीज़न था इसका, तो जिस तरह से हमने बहुत सारे आगे भी पढ़ा था सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन हुई थी, तो इसके अंदर भी ये जनपदास क्यों डिक्लाइन हुई थी। पहला रीज़न क्या बताया जा रहा है कि इनके अंदर जो है म्यूचुअल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि वो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में झगड़ा, फिर धीरे धीरे जहाँ पे हमने देखा छोटे छोटे जनपदास महाजनापदास में बने थे तो ये वापस टूट गए। वापस